हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम मूल विधि यानी फंडामेंटल लॉ की यहाँ जो क्लास है उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टोलन प्रॉपर्टी। क्या होगा? 1 सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब है चुराई गई संपत्ति। ठीक है। तो चुराई गई संपत्ति क्या है? भारतीय न्याय संहिता या इसमें हम बात करें, एक सेकंड, इंडियन पीनल कोड जो आपका भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या प्रावधान थे और भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान थे। जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय न्याय संहिता में ज़्यादातर जितने भी हमारे प्रावधान हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनको इंटीग्रेटेड या कंसोलिडेट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखें हम, तो अब देखते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं, जिसका मतलब है चोरी की गई संपत्ति या चुराई गई संपत्ति। चोरी की गई संपत्ति। ठीक है। तो जो चोरी की गई संपत्ति है आपकी, अगर हम यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 317 भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। तो ये कितने में आता है? आपका 317 यानी धारा 317 में ही आता है। ठीक है। अब इसको अलग अलग जहाँ अलग अलग सेक्शंस में इंडियन पीनल कोड में ये चुराई गई संपत्ति के बारे में जो प्रोविजंस थे, उनको आपका सेक्शन 317 में क्या कर दिया गया है? एक समेकित करने का ट्राई किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इंडियन पीनल कोड की। तो जब भी हम बात इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 4110 यानी धारा 410 पढ़ते हैं, तो उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, यानी चुराई गई संपत्ति की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हम परिभाषा को जानेंगे। अब हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है सारा 317 में जो है डाल दिया गया है, इसलिए 317 का क्लोज 1 जो है आपको डेफिनेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है। अब जो भी अधिवक्ता आपके जो है केस में जो है वहाँ पे हियरिंग में बोलेंगे, अब उनको बोलने में बड़ा कष्ट होगा। पहले तो सीधे बोलते थे कि मिलोड अंडर सेक्शन 410। अब यहाँ पे जो है हर बार सब क्लोज जरूर बोलना पड़ेगा। वो कहेंगे कि मिलोड, ठीक है, अंडर सेक्शन ऑफ BNS 317 सब क्लोज 1, ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि थोड़ा सा ये बोलने में कठिन रहेगा, क्योंकि पहले तो धाराएं जो थी वो 410, 411, 412, 413, 414 ऐसे चल जाते थे। ठीक है। चलिए, दूसरा इसमें जो है, जब हम बात इंडियन पीनल कोड की धारा 411 की यहाँ पे बात करते हैं, उसमें डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी यानी बेईमानी से किसी की संपत्ति को प्राप्त करना। ठीक है। उसके बारे में बताया गया। बेईमानी से प्राप्त करना भी जो है, वो भी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए उसकी क्या डेफिनेशन होगी और डिसऑनेस्टली किसी की जो है प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए पनिशमेंट क्या है, उसके बारे में भी आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 सब क्लोज 2 यानी धारा 317 की उपधारा 2 में ये बताया गया है। ओके। इसमें हम फिर बात करते हैं सेक्शन 412 की। तो सेक्शन 412 जो है वो इंडियन पीनल कोड का है, यानी भारतीय दंड संहिता का है। उसमें डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन कमीशन ऑफ डैकोइटी, यानी इसमें देखा जाए जो किसी भी संपत्ति को जो है डकैती के रूप में उसका अधिग्रहण किया गया हो, ठीक है, या उसमें डकैती के रूप में कोई हिस्सा लिया गया हो, वो भी आपका स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा। और बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर लिया गया हो, ठीक है, तो जबरन रिसीव की गई जो संपत्ति है आपकी, वो धारा 317 सब क्लोज 3 में आपकी आ जाएगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, हैबिचुअली का मतलब है कि आदतन कुछ ग्रुप, ठीक है, और एक तरीके से कहते हैं कि जिनकी जो है हैबिट बन जाती है किसी भी प्रॉपर्टी स्टोलन करने की, किसी भी प्रॉपर्टी को जो है डिसऑनेस्टली जो है उसमें डील करने की, तो उनके लिए क्या है,
तो उनके लिए जो प्रावधान है वो धारा 317 की सब क्लोज 4 में दिया गया है। असिस्टिंग इन कैंसिलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी आपकी चुराई गई संपत्ति है उसके कैंसिलमेंट जो है उसमें किसी की सहायता देना या किसी को सहायता उसमें देना किसी प्रकार की, वो इंडियन पीनल कोड की धारा 414 में आता है। वहीं अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस 317 की सब क्लोज 5 में ये चीजें आता है। ये हुआ कंपैरिजन इंडियन पीनल कोड विद भारतीय न्याय संहिता, यानी भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के बीच एक कंपैरिजन जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में संभावनाएं रहेंगी अब की बार, कम से कम अब की बार तो संभावनाएं रहेंगी कि आपसे जो है हो सकता है कि कंपैरिजन पूछ लिया जाए किससे, इंडियन पीनल कोड से। चलिए अब हम जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें 1 सेकेंड, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, सेक्शन 317। 1 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड, ये होगा आपका, अगर इसमें हम बात करें तो ये सेक्शन होगा 317 सब क्लोज 1, धारा 317 की उपधारा 1 में जो है आपका इसमें प्रावधान दिया गया है। कहता क्या है आपका, परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, तो परिभाषाएं कई टाइप से जो है आपकी डिफाइन की गई हैं। पहला है प्रॉपर्टी दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रोबरी और फ्रॉड। ऐसी कोई भी संपत्ति जो आपका थेफ्ट यानी चोरी, एक्सटोर्शन यानी एक तरीके से जबरन वसूली, और साथ ही दिया गया है उसमें रोबरी और फ्रॉड यानी डकैती यानी लूट और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी, यानी चुराई गई संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्राइम है आपका, ये क्राइम उसके बाद का है जब आप थेफ्ट में जब कोई भी व्यक्ति थेफ्ट में इन्वॉल्व होता है, एक्सटोर्शन में इन्वॉल्व होता है, या रोबरी या डकैती में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होने के बाद जो वो रिसीव करता है वहां से, समझ में आई बातें, वो क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है। सपोज दैट एक ग्रुप है, ग्रुप में ए बी सी डी 5 व्यक्ति हैं, मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं एक बार। उसमें क्या है कि 5 व्यक्तियों ने क्या किया, ग्रुप बनाया। अब 5 या 5 से अधिक का ग्रुप क्या माना जाएगा, डकैती। और किसी के भी जो है घर पे उन्होंने जो भी ड्वेलिंग हाउस है उसमें क्या है कि उन्होंने जाके ब्रीच किया और जाके वहां से यहाँ तक, अब वो क्या है कि यहाँ तक उनके ऊपर जो केस फाइल होगा वो डकैती का होगा। लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे, जो वहां से उन्होंने लूट करके जो प्रॉपर्टी रिसीव की है वो संपत्ति चल अचल किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो क्या होगी, आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, ये जो है डिफरेंस होता है, टेक्निकल डिफरेंस ये होता है। यानी एक तरीके से देखा जाए आपका थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रोबरी, डकैती के टाइप के जितने भी क्राइम हैं, ठीक है, उनसे कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव की जाती है, ठीक है, डरा धमका कर या किसी भी प्रकार से, वो क्या होगी, आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। यहां तक चीजें समझ में आई। दूसरा इसका एक और पहलू है, ये सारी चीजें छोड़कर अगर आपने डिसऑनेस्टली, बेईमानी करके, ठीक है, या जो है इलीगल एक्टिविटी करके, डॉक्यूमेंट फ्रॉड करके, ठीक है, आपने कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी रिसीव की है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है या जबरन जो है प्रॉपर्टी को लिया है, वो सारी क्या होगी, स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है। चलिए, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, जो आपका ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ होगा, वहाँ होगा सपोज दैट आपके पास एक कारखाना या आपके पास कोई गोडाउन है, आपने वहाँ पे किसी व्यक्ति को जो है वहाँ पे केयर टेकर रख दिया है, लेकिन वो आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। समझ में आई बातें। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से वो आपका गोडाउन, कारखाना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टोलन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। यानी आपराधिक दुरुपयोग या विश्वासघात से संबंधित संपत्ति भी इसमें अब शामिल है। कानून में चीजें ऐड कर दी गई हैं। इसमें यह किया गया है कि अगर संपत्ति जो है, परिभाषा को एक्सपेंड किया गया है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड में से ज्यादा इसको डिफाइन किया गया अच्छे तरीके से। ठीक है,
तो ये चीजें होती थी, अब वो स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इट डजंट मैटर वेदर द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया। और ये भी ध्यान रखें, ये चीजें भी एक्सपेंड की गई हैं इसमें कहा गया है कि भारत के भीतर या बाहर यह अपराध हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपका स्टोलन प्रॉपर्टी का केस माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति को, ठीक है, रिसीव करने का प्रयास किया है, वो भारत के बाहर है या भारत में है, लेकिन आप भारतीय हैं, समझ में आई बात है, तो वो क्या होगा, स्टोलन प्रॉपर्टी का माना जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ये थोड़ा एक्सपेंड किया इन्हें। इफ द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू द पोसेशन ऑफ द लीगल ओनर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए स्टोलन प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज रिसीव करने के बाद स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर संपत्ति के बाद में कानूनी हकदार के कब्जे में आ जाती है तो वह चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर किसी ने जो है कोई भी संपत्ति लीगल वे में प्राप्त की है और वो उसका लीगल ओनर है, ठीक है, कानूनी हकदार है, और वो संपत्ति रिसीव कर लेता है अपनी, तो वो क्या होगी, वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। डिसऑनेस्टली अगर कोई रिसीव करता है दैट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। ओके, ये आपको जो है चीजें अपने माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं। ये हुई डेफिनेशन। अब इसमें हम बात करते हैं दूसरा जो आता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सेक्शन 317 सब क्लोज 2 में आ जाएगा। इसका मतलब है कि डिसऑनेस्टली प्रोसेसिंग और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए क्या हमारे प्रोविजन है, तो ये हमें देखना है। नहीं, चोरी की संपत्ति बेईमानी से रखना या प्राप्त करना, ये क्या हुआ, परिभाषा डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ तक आते आते सब क्लोज 2 में एक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी एक्शन एक तरीके से हो चुका है। संपत्ति बेईमानी से डिसऑनेस्टली रिसीव कर ली है, करने के बाद क्या है, इफ द पर्सन नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी इज स्टोलन, यदि व्यक्ति को पता हो या विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति चोरी की है, तो उसके बाद क्या होगा, उसमें पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ, यानी 3 साल तक का कारावास, यानी वो कम भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना है 3 years इंप्रिजनमेंट इसमें मिलेगा, और साथ ही फाइन और बहुत दोनों हो सकते हैं। और जो संपत्ति है वो क्या होगी, वापस जाएगी, वो तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसको हम एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। माने यहाँ पे क्या है कि एक कोई व्यक्ति है और इसके पास एक संपत्ति है, सपोज दैट इसके पास क्या है, कोई हाउस है इसके पास, यानी इसका मकान है, और किसी व्यक्ति को इसने यहाँ पे बी नाम के किसी व्यक्ति को यहाँ पे इसको हाउस को केयर टेकर कर दिया, और डिसऑनेस्टली ये क्या करता है कि ये इस संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो जब इस पर ये कब्जा कर लेगा कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ए क्या करेगा, ए इस पर जो है केस फाइल करेगा बी के ऊपर, ठीक है। ये कहेगा कि ये जो संपत्ति है ये डिसऑनेस्टली रिसीव बाय द बी, यानी बी के द्वारा बेईमानी से रिसीव की गई है। देन उसके बाद क्या होगा, अब ये संपत्ति क्या हो गई है, अब ये तो सिद्ध हो गया कि ये जो संपत्ति है बी ने डिसऑनेस्टली ली है, तो दैट हाउस इज स्टोलन प्रॉपर्टी। क्या है ये हाउस आपका स्टोलन प्रॉपर्टी है, यानी चुराई गई संपत्ति, इसको सिद्ध कर दिया गया है। अब इसके ऊपर क्या है कि ये दावा कर रहा है कि ये संपत्ति जो है मेरी है। अब बी क्या करेगा कि इस स्टोलन प्रॉपर्टी को इसको बैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये संपत्ति जो बैक हो जाएगी उसके बाद ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ए क्या है, ए ने इसको दोबारा से रिसीव किया है, लीगली रिसीव किया है इसने, ठीक है, यानी कानूनी रूप से इसने क्या किया है, इसको प्राप्त किया है, इसने इसको कानूनी रूप से प्राप्त कर लिया है। अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। यहां तक ऐसे आया आपको समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन 317 सब क्लोज 3 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि डिसऑनेस्टली प्रोसेसिंग और रिसीविंग प्रॉपर्टी कमिटेड बाय रॉबरी, वो तो नॉर्मली उस व्यक्ति ने जो है मैंने बताया था कि एज ए केयर टेकर उसने रख ली है, लेकिन यहाँ पे बाय द रॉबरी, ठीक है,
लूट करके किसी की संपत्ति को जो है बेईमानी से रिसीव अगर कर लेता है तो वो भी आपकी, चूंकि मैंने बताया है उसमें आपका एक्सटोर्शन, रॉबरी, फ्रॉड, ठीक है, थेफ्ट, ये जो क्राइम है, अगर इस टाइप के जो है हीनियस क्राइम करके अगर प्रॉपर्टी रिसीव की जाती है, दैट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। वो भी आपकी क्या है, आपकी चोरी की गई संपत्ति है, चुराई गई संपत्ति है, ठीक है। तो इफ द पर्सन नोज, ये हुआ क्या, ये एक्ट है, परिभाषा हमने पढ़ ली है स्टार्टिंग में, ठीक है। सेक्शन 317 का जो सब क्लोज 1 है वो डिफाइन करता है कि ये चीज जो है स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। समझ में आई बातें? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें एक चीज और है कि क्या कोई भी संपत्ति किसी की चल संपत्ति है। चल संपत्ति कैसी है, मूवेबल एसेट है। तो मूवेबल एसेट को यहां पे ऐसे देखिए, इसमें ऐसे समझना है, माने ए कोई व्यक्ति है और इसको जो है रास्ते में जैसे कि क्या है, किसी का सेल फोन मिल जाता है, सेल फोन यानी मोबाइल फोन, ठीक है। अब सेल फोन क्या है, आपका सेल फोन मूवेबल एसेट है। क्या है, मूवेबल एसेट है, ठीक है। अब मूवेबल एसेट है और ये रास्ते में पड़ा है आपका सेल फोन और ए को मिल गया है। सेल फोन किसका है, बी का है। समझ में आई बातें? अब ये क्या है कि ये इसको रास्ते में मिला है, डिसऑनेस्टली इसने इसको रिसीव नहीं किया है, इसलिए क्या है कि ये जो है प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी स्टोलन भले ही ना हो, लेकिन ये खो जरूर गई है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। और बी की ये जो संपत्ति है ये क्या है, ये मिस हो गई है, यानी खो गई है। तो इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाएगा। मिसिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ढूंढना चालू करेगी। अब पुलिस क्या करेगी कि इसको क्या करेगी, इसको सर्विलांस पे लगाएगी और सर्विलांस के बाद जो है पुलिस फोन करेगी, भैया तुम्हारे पास कोई एसेट मिला है। तो ये श्रीमान जी अगर डिसऑनेस्टली आंसर ना दे के ऑनेस्टली कहे कि हाँ मेरे पास है, तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में बात है? अब ये ए महाशय के अंदर जो है भाई सेल फोन जो है वो एप्पल वाला है कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, और ये जो है कुछ ऐसा एक्ट करे कि तथ्यों को छुपाए, तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने जो है ये खोई ना हो, ये मिस ना हुई हो और ये जो है चुराई गई संपत्ति हो, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी मूवेबल एसेट, चल संपत्ति किसी को रास्ते में या किसी की मिस हो जाती है, खो जाती है। अब ड्वेलिंग हाउस जो है, रेजिडेंस है जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, वो तो खोने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, वो तो जो है इमूवेबल एसेट है यानी अचल संपत्ति है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो रास्ते में पड़ी हुई है वो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। चलिए अब मैंने ये बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करता है बाय रॉबरी यानी लूट के द्वारा, या द पर्सन इज और हैज बीन ए मेंबर ऑफ गैंग ऑफ डेकोइट, या उसी के साथ वो पर्सन जो है वो किसी जो है डाकू ग्रोह का सदस्य है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी हो सकता है कि उसको आजीवन कारावास मिले या कठोर कारावास जो है वो 10 वर्ष तक उसका बढ़ाया जाए, ठीक है, एंड फाइन और जुर्माना भी उसको देना पड़े। तो ये पनिशमेंट इसमें हो सकता है। यहां तक चीजें आई, ध्यान रहे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आपको ध्यान रखने के ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ऑफेंस की, विचारणीय कहाँ है, कौन से कोर्ट में है, तो आपका जो कोर्ट ऑफ सेशन है वहां पे विचारणीय है। समझ में आई बात है? तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ ग्रुप्स, गैंग्स या इंडिविजुअल भी हैबिट बन जाती है, आदतन चोरी करने की आदत हो जाती है। आप जानते हैं कि कुछ व्यक्ति को जो है ना एक हैबिट बन जाती है चोरी करने की, उनके लिए क्या क्लोज है, ठीक है। सेक्शन 317 सब क्लोज 4 में जो है आपका बताया गया है कि हैबिचुअली डीलिंग इन ए पोसेशन स्टोलन प्रॉपर्टी, आदतन चोरी की संपत्ति का सौदा करना या उसे अपने पास रखना। इसमें ज़्यादातर जो है जो ज्वेलरी वाले होते हैं उनकी आदत बन जाती है, क्योंकि ज्वेलरी वाली जो चोरी की संपत्ति होती है इसमें ज़्यादातर कौन आते हैं, चलिए इसमें मैं जो है आपको सोसाइटी के हिसाब से बताता हूँ। आपके जो है गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार, सुनार जो भी कह देते हैं इनको, जो गोल्ड का काम करते हैं यानी ज्वेलरी का जो काम करते हैं,
ठीक है। दूसरा ध्यान रहे, जो आपके कबाड़ी का काम करते हैं, लोहे का सामान चोरी का इनके पास बहुत जाता है, ठीक है, और भी बहुत है, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए ये सेक्शन है, उनको ध्यान से देना चाहिए कि ध्यान रहे आगे ऐसा कार्य न करें, ठीक है। तो जिनकी आदत है डील करना किसमें, स्टीलिंग, स्टोलन जो प्रॉपर्टी है आपका, यानी चोरी की संपत्ति की डील ही वो करते हैं कि चोरी का माल है तो भैया हमारे पास आना है, ठीक है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ में वो क्या नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, वो होता है कि भैया हम तो है चोरी, चोर बाजार है, सारा माल चोरी का खरीदते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखना है कि इफ द पर्सन रिपीटेडली डज सो एंड नोज दैट द प्रोस्पेरिटी इज स्टोलन, यानी यदि व्यक्ति बार बार ऐसा करता है और उसे और जानता है कि संपत्ति चोरी की है, ठीक है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति बार बार जो है चोरी की संपत्ति खरीदता है और जानता भी है कि संपत्ति चोरी की है लेकिन सस्ते दाम में खरीदने का प्रयास करता है, उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स एंड फाइन, यानी इसको वही है जो पहले वाले क्लोज में था कि उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और फाइन हो सकता है, यानी जुर्माना भी उसको हो सकता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 317 सब क्लोज 5, यानी एडिंग इन कैंसिलिंग स्पेंडिंग और कैरिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी चोरी की संपत्ति को छिपाने, खर्च करने या ले जाने में किसी की सहायता करना हो, ठीक है, तो तब उस पर जो है क्या पनिशमेंट होगा। डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जो मैंने पहले ही क्लोज में बताया कि डेफिनेशन क्या होगी स्टोलन प्रॉपर्टी की, तो सीधे स्टोलन प्रॉपर्टी से जो इन्वॉल्व है व्यक्ति उसके पास आते हैं। इफ द पर्सन नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी इज स्टोलन, यदि व्यक्ति जानता है कि उसके पास यह है मानने का कारण है कि संपत्ति चोरी की है, ठीक है, उसे पता है, ठीक है, तो पनिशमेंट जो है इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, यानी उसकी जो सजा है वो 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ आपका, अगर कोई व्यक्ति किसी चोरी की संपत्ति को छिपाने, खर्च करने या ले जाने में किसी की सहायता करता है, ये उसके लिए है, ये चुराने वाले के ऊपर नहीं है, जो चुराने वाले की सहायता कर रहा है, जिसने संपत्ति चुराई है। सपोज दैट किसी के यहाँ से जो है संपत्ति लूट के ले गए लोग, बहुत सारा कैश है, कैश के साथ अगर किसी दूसरे व्यक्ति के, ठीक है, रामू का जो है मित्र है कोई भी घनश्याम वगैरह कुछ भी ले लें और वो जो है उसकी हेल्प करता है कि आ जाओ मैं जो है तुम्हें शेल्टर दूंगा, और ये प्रयास करता है, उसके लिए ये सजा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, गृह अतिक्रमण या गृह भेदन। ये भी जो है आपका इसमें भी हम बात करते हैं जो आपका इंडियन पीनल कोड, और साथ ही इसमें हम बात करते हैं आपका बीएनएस में जो है क्या कंपैरिजन है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। गृह अतिक्रमण क्या होता है, गृह भेदन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड में 453 से लेकर 460 तक अलग अलग सेक्शंस में जो है हाउस ट्रेसपास के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें बीएनएस की, यानी भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता में केवल एक ही आपका सेक्शन है 331, यानी आपका धारा 331 में जो है अलग अलग सब क्लोज में डिवाइड करके बताया गया है। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ जो है इंडियन पीनल कोड है, यानी इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं अलग अलग उनको एक जगह इकट्ठा किया गया, ठीक है। चलिए अब हम इनको जो है एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, तो ये बताया गया है आपका 453 में, यानी अनुच्छेद 453 में। वहीं हम यहाँ पे बात करें 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका जो बताया गया है 331 के सब क्लोज में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 454 आता है आपका, ठीक है, यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी अगर ऐसा कोई इस ऑफेंस को करने का प्रयास करता है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कारावास के साथ में। ये आपका आता है 454, यानी 454 में। वहीं अगर हम बात करें बीएनएस की तो आता है आपका 331, यानी 331 की धारा सब क्लोज 3 में,
यहाँ तक चीजें समझ आई है। उसके बाद है आपका जो भी आपका लुर्किंग हाउस ट्रेसपास है और हाउस ब्रेकिंग है, यानी गृह भेदन है, ठीक है। और हाउस ट्रेसपास जो गृह अतिक्रमण होता है आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, यानी ऐसा कोई जो है आपकी प्रिपरेशन करके जिसमें इसको हर्ट, असोल्ट, ठीक है, और रोंगफुल रेस्ट्रेन किया जाता है, वो इसके लिए क्या जो है उपबंध है, क्या पनिशमेंट है, वो इंडियन पीनल कोड में धारा 455 में बताया जाता था। वहीं इसको ले आए हैं अभी हम 331 के सब क्लोज 5 में। ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम बात करें पनिशमेंट फॉर लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी सूर्योदय से पहले जब भी आपका सनराइज होता है और सूर्योदय के पश्चात का जो है, अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें कानूनी भाषा में, उसको क्या बोला जाता है, नाइट माना जाएगा। नाइट तब सूर्योदय, टाइम का नहीं होता है, ठीक है, जब भी सूर्योदय हो जाए, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं दिया जाता, अगर टाइम क्या है कि टाइम अलग अलग होता है, तो ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका जो कंसर्न है सीधा अंधेरे से है। अब अंधेरे की इसमें इसलिए लिया जाता है सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पश्चात, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर देखा जाए तो जो सनसेट होता है उसका टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे अभी सनसेट जो है वो 7, सवा 7 तक होता है जाके, वहीं अगर आप सर्दियों में चले जाएं तो धीरे धीरे 5 बजे तो सनसेट ही हो जाता है। तो इसलिए अगर हम बात करें, हमारा जो दंड संहिता होती है पहले से ही, उसमें जो नाइट माना जाएगा आपका, वो सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पश्चात माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो ये 331 के सब क्लोज 2 में आता है, ठीक है। तो आगे पीछे मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मैंने एक क्रम ले लिया है और यहाँ थोड़ा ये आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी गृह अतिक्रमण और हाउस ब्रेकिंग यानी गृह भेदन बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, ठीक है, यानी इस उद्देश्य से कि वहां पे वो जो है एक ऑफेंस करने का जो है प्रयास करेंगे, तो वो पनिशेबल होगा विद इंप्रिजनमेंट, यानी कारावास के साथ में। ये आपका जो है इंडियन पीनल कोड के 457 क्लोज में आता है, तो वहीं ये जो है 331 के सब क्लोज 4 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हार्ट, ठीक है, यानी आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हार्ट, असोल्ट, रोंगफुल रेस्ट्रेन, ऐसी अगर हम बात करते हैं, ये अगर नाइट में होता है, यहाँ पे नाइट नहीं है, यहाँ पे चाहे नाइट हो या यहाँ पे जो है डे की बात है, नाइट के लिए अलग से जो है आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे 431 का, सॉरी आपको नहीं, जो करेगा उसको, मेरे मुंह से बार बार आपको निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 331 का सब क्लोज 6 में आएगा। उसके बाद ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट को ग्रीवियस हर्ट कहा जाता है। अगर आप किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का या गंभीर उपहति पहुंचाने का कोई भी व्यक्ति किसी को प्रयास करता है, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। और ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात करें 459 में जो इसके बारे में बताया, कोज्ड जो है वाइल्स्ट कमिटेड लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, तो ये 331 का 7 क्लोज में आता है, वो 459 में आता है। ऑल पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोजली बाय वन ऑफ देम, यानी उनमें से जो है किसी के भी द्वारा जो है मृत्यु का कारण बनता है या गंभीर चोट का कारण बनता है, तो ऐसा ऑफेंस जो है इंडियन पीनल कोड में 460 के अंतर्गत आता है। और इधर जो है सब जो है आपका 331 के सब क्लोज 8 में आता है। सो गाइज, ये था कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन हम कर रहे थे, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का, ठीक है। सो गाइज, आज की क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हैं, यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमने कंपैरिजन देख रहा है। अब सीधे जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 331 का सब क्लोज 1 से। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।